सब के बीच लखनऊ में ताज होटल में आज अखिलेश और राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और जिसमें एक लिहाज से हम कह सकते हैं कि दोनों किस रूप में अगर सरकार में आएंगे तो कैसे सरकार चलाई जाएगी। जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा उसमें प्रगति के 10 कदम प्रतिबद्ध हैं हम, कठिन शब्द लिखे गए बहरहाल लेकिन लिखे गए हैं। और यूपी में किस रूप में दोनों एक साथ हैं, बहुत सारे सवाल लगातार दूसरे राजनीतिक दल कर रहे हैं। यहाँ पर भी सवाल जवाब जरूर होंगे क्योंकि पत्रकारों को बुलाया गया है। तो ये सारी चीज, लेकिन एक शशिशेखर जी, ये संगीत सोम के भाई हमको लगता है इस पे कौन पिस्टल लेकर जाने की क्या मतलब है? ये बड़ा अजीब सा मामला मुझे लग रहा है क्योंकि दफा 144 के तहत जिलाधिकारी नागरिक अधिकारों को सीमित कर सकता है कुछ कारणों से। चुनाव के वक्त जिन लोगों के पास लाइसेंसी हथियार होते हैं उनको भी यदि उनकी जान पर खतरा वो पाता है तो उनको भी वो एक सशर्त इजाजत देता है आम तौर पर कि आप हथियार अपने घर में रख सकते हैं, लेकर नहीं घूम सकते। तो अगर आप हथियार लेकर घूम रहे हैं, इनके पास इजाजत हो भी तब भी, तो ये मुझे चौंकाने वाली बात लगती है। दूसरी बात यह कि ये इतने नासमझ हो ऐसा मुझे नहीं लगता। तो ये किस तरीके का मैसेज दे रहे थे या इतनी नासमझी इनसे हो गई, कई सवाल खड़े होते हैं और मुझे लगता है जिला प्रशासन को इस पर जल्दी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। नहीं रुमेश, इसका दूसरे हिस्से पर आइए। एक तरफ पिस्टल लेके जाते हैं, संगीत सोम ने इस दौर में जो अपनी छवि जो डेवलप की है अपने राजनीतिक कार्यों से ही, वह एक दबंग और अग्रेसिव नेता हैं और शायद बहुत ही हिंदुत्व को लेकर जो भी अपनी तरह, एक हिस्सा ये था। दूसरा हिस्सा हमने हुकुम सिंह वाला हमें नजर आया जिसको हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से वो पलट गए। चुनाव के एन वक्त जब वोटिंग हो रही है, सारे राजनीतिक प्रयोग तो इसी दिन के लिए होते हैं और उसी दिन भी राजनीतिक प्रयोग होंगे। यह बीजेपी की उलझन है क्या? बहुत बड़ी उलझन है प्रसून, और मैं समझता हूं कि हुकुम सिंह जी जिस तरह आज बिल्कुल पलट गए, इससे एक बिल्कुल साफ इसका मुझे जो निकलता है अर्थ कि इस इलाके में जिसमें बीजेपी का दारोमदार बहुत हद तक पोलराइजेशन पॉलिटिक्स थी, वो उसमें विफल साबित हो गई है। जितनी प्रयास किए गए उतने प्रयास विफल हो गए। यही कारण है कि आज हुकुम सिंह जी इस तरह से बोल रहे हैं। और संगीत सोम जी के बारे में देखिए, संगीत सोम जी पिछले 5-6 साल से सुर्खियों में आए। मैं जब भी इनको देखता हूं या इनका नाम सुनता हूं, एक संगीतमय काव्यात्मक बोध होता है। इतना सुंदर नाम इनका है, देखने में भी बहुत सुंदर हैं और हैंडसम पर्सनालिटी हैं, लेकिन इनके काम, इनके इर्द गिर्द के लोगों के नाम, इनका तौर तरीका इतना अकाव्यात्मक है, इतना गैर संगीतमय है या इतना संगीत विरोधी है। मैं बड़ा ताजुब करता हूं कि अंतर्विरोधों के बीच ये कौन सी लय बना रही है ये पार्टी, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नाम लेती है, संस्कृति का नाम लेती है, राष्ट्रवाद का नाम लेती है, सबके विकास, सबका साथ की बात करती है। तो बहुत ताजुब ये मुझे होता है इन दोनों चीज़ों को लेकर। संजय, ये जब ऐसे खास तौर से हमें लगता है कैराना वाला मुद्दा जो था हिंदू पलायन को लेकर, जब आज जिक्र कर दिया गया, क्योंकि बीजेपी के नेताओं से जब हम मिल रहे थे तो वो कह रहे थे कि ये इशू चुनाव के वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आएगा और ये कहीं लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। लेकिन जब हुकुमदेव इस बात से इनकार कर रहे हैं और कानून व्यवस्था से जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या माना जाए कि एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि पूरे यूपी को कानून व्यवस्था के तहत ले आया जाए, या इस हिंदुत्व वाले एस्पेक्ट में उन्हें समझ में आ गया कि वोट जो है जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं बढ़ेंगे नहीं? बिल्कुल मुझे लगता है कि जब और हमने शुरुआत में कहा कि ये उत्तर प्रदेश एक प्रयोगशाला के रूप में सारी पार्टियां इस्तेमाल कर रही हैं। बीजेपी ने भी इसको बखूबी इस्तेमाल किया 2014 में, लेकिन लगता है इस विधानसभा चुनाव में वो जो प्रयोगशाला में जिस तरह का प्रयोग उन्होंने 2014 में किया वो सफल होते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है। और बीजेपी को एक नई स्ट्रैटेजी की तलाश है। उसी नई स्ट्रैटेजी की तलाश में, और जिसका जिक्र पहले होता रहा, लॉ एंड ऑर्डर, प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब रही है, उसकी तरफ इशारा करने की कोशिश की गई, जिससे ये पता चले कि भाई कानून व्यवस्था खराब रही है। और कानून आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, एक मिनट अशोक सिंघल, आप बात कर रहे थे योगी आदित्यनाथ से, जब बात कर रहे थे वो तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, मेरे ख्याल से आपने जब बात की थी तो उन्होंने कश्मीर बनने तक का जिक्र किया था। तो क्या बीजेपी के भीतर भी ट्रायल एंड एरर चल रहा है? क्या है स्थिति है? देखिए प्रसून, सीधी सी बात है, बीजेपी को लगता है कि उत्तर प्रदेश उनके लिए बहुत जरूरी है 2019 को देखते हुए, क्योंकि कहा जाता है कि 2019 का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और बहुत जरूरी भी है बीजेपी के लिए। इसीलिए किसी न किसी तरीके से बीजेपी को उत्तर प्रदेश जीतना है, एक एक सीट उसके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए अलग अलग तरीके से अलग अलग नेता अपनी अपनी बात कहते हैं। योगी आदित्यनाथ
पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब कैंपेन कर रहे थे और पार्लियामेंट में हम लोगों से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का इलाका जो है कश्मीर बन रहा है, धीरे धीरे करके लोग पलायन कर रहे हैं, हालात बहुत खराब हो गए हैं। लफ्ज जिहाद की उन्होंने बात की। तो कहीं ना कहीं नहीं, ये जो केशव प्रसाद योगी मौर्य राम आदित्यनाथ मंदिर की का बात जिस करते लहजे हैं में कि कहना, अगर जिसका हमारी जिक्र किया, सरकार हमको आएगी लगता है उत्तर प्रदेश में दर्शक जो राम अभी मंदिर हमसे बना जुड़े देंगे। हैं हम उनको फिर सुनाते हैं कि क्या कहा हुकुम सिंह ने। हिंदू प्लान की बात कभी उठाई नहीं की तो मैं कैसे कह दूं? कभी नहीं उठाएगी ना, वो कभी मुद्दा था हिंदू प्लान का, मुद्दा था केवल प्लान का। और प्लान का कारण था यहाँ की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, अपराधियों के अपराध, व्यापारियों को सरेआम मारे जाना, आम नागरिकों को सताना, महिलाओं को सताना। कारण ये था। अब उसमें हिंदू मुस्लिम बनाने की किसने कोशिश की मुझको पता नहीं। लेकिन जो आपने लिस्ट जारी की, जो लिस्ट आपने मीडिया को दी और जो बाकी लोगों को दी, उस लिस्ट में केवल हिंदू परिवार थे, उसमें एक भी मुस्लिम परिवार नहीं था। तो इसे आप, और आपने इसे साफ साफ कहा कि ये हिंदुओं की पलायन है, क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से वो थ्रेटेंड फील कर रहे हैं और यहाँ के वर्सनिंग लॉ एंड ऑर्डर के चलते वो यहाँ से पलायन करने को मजबूर है। ये मैंने कभी नहीं कहा कि पर्टिकुलर कम्युनिटी से थ्रेटन महसूस कर, ये भी मैंने कभी नहीं कहा। वो अपराधियों से थ्रेटन थे, अपराधियों से पीड़ित थे। किसी कम्युनिटी से, किसी वर्ग से पीड़ित की बात मैंने कभी नहीं की। चुनाव के लिए अगर वेस्टर्न यूपी के समीकरण देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हिंदू कन्वर्टेड जो जाट और ठाकुर है वो एक बड़ा वोट बैंक है और उनकी भावनाएं आहत होती हैं जब हुकुम सिंह पुराने वाले बयान को दोहराते हैं। उनको ये लगता है कि इनमें से कुछ वोट हमको मिल जाएंगे और उसमें उन्होंने सेंधमारी की कोशिश की है। एक बड़ा टेक्निकल इशू है जिसको हुकुम सिंह ने उठाया है अपनी बेटी के फायदे के लिए। पुंडीर, चौहान, ये जो इस तरीके के लोग हैं, इनके वोट बैंक पर वो कब्जा जमाना चाहते हैं। आपको लेकिन लग रहा है कि इतनी गंभीरता के साथ हिंदू पलायन का जिक्र पार्लियामेंट तक में हो गया, बीजेपी अध्यक्ष रैलियों में जिक्र करने लगे और अब इस बेटी की जीत के लिए आप जो छोटे छोटे हिस्से देख रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि वो तब का मुद्दा अलग था। आज का 2013 और 2017 का यही डिफरेंस है और इसकी आप इनफैक्ट जो चर्चा कर रहे हैं वो भी नाजायज नहीं है। लेकिन मैं इसका एक टेक्निकल रीजन लोकल लेवल का बता रहा था कि उनका निशाना ये है। एक बात। दूसरी बात, अगर आप याद करें, अमित शाह जिस दिन मेरठ में थे उस दिन एक व्यापारी की हत्या हो गई थी और कल बिजनौर में एक बड़ी हत्या हुई जिसमें कि सांसद और विधायक दोनों का घेराव हुआ और रोड जाम हुआ रात के 1 बजे तक। तो इन लोगों ने अचानक उसको मुद्दे को घुमाना शुरू इसलिए किया क्योंकि वो वेस्टर्न यूपी में वो हवाएं बहने लगी अचानक। अमरोहा से, कासगंज से लेकर बिजनौर तक कल कई बवाल हुए हैं। तो वो लॉ एंड ऑर्डर की बात इसलिए कर रहे हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो कम्युनल पोलराइजेशन का जो इश्यू पहले था, आज वो कितना नीचे आ गया कि अभी परिवार से ही चुनौती हुकुम सिंह को मिल रही है। जो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, उनकी बेटी के खिलाफ, उनके अपने भतीजे हैं। तो परिवार में भी यूनिटी नहीं है। आप जात बिरादरी की बात छोड़िए, धर्म की बात छोड़िए, परिवार को चैलेंज कर रहा है और ये बताता है कि वेस्टेड इंटरेस्ट जो है राजनीति में, इंटरेस्ट ने अपने देश को एक प्रयोगशाला बना दिया। इसका मतलब हम राजनीतिक जीत के लिए हम किसी भी मुद्दे को किसी भी वक्त किसी भी तरीके से उठाएंगे। और देखिए मुख्य बात यह है, इसी इलाके में महाभारत रचा गया था इसी चीज को लेकर और ये इलाका वही है। प्रसून, देखिए असल बात यह है कि इस पूरे इलाके में जो 73 सीटें हैं, 3 बड़े मुद्दे हैं। नोटबंदी, जाट इशू और तीसरा एग्रेरियन यानी कृषि संकट का इशू, दाम का इशू, गन्ना से लेकर गेहूं का, आलू का, ये सारा इशू, ये 3 बड़े मुद्दे हैं। अब इनसे डाइवर्जन की टैक्टिक्स जो भी हो रही है, मुझे लगता है कि वो विफल साबित हो रही है। अब हम बता दें कि कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो ताज होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दिया जाएगा। तो हुकुम सिंह अपनी बात से पलट चुके हैं। सवाल यह है क्या बीजेपी अब राजनीतिक तौर पर अपनी जमीन बचाने की कोशिश कर रही है या उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि दरअसल जो जमीन बनाई गई थी वो दरअसल पक्की नहीं थी। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी और अखिलेश यादव वो क्या कहेंगे और पत्रकारों के सवाल किन किन मुद्दों को लेकर होंगे, उससे पहले हमें लगता है कि अमर सिंह से जो बातचीत हमारे संवाददाता कुणाल ने की है जब वो वोट डालने आए और उन्होंने जिस तरीके से कसीदे अखिलेश को लेकर तानों के साथ गढ़े, यह भी सुन लीजिए। अमर सिंह जी वोट डालने आए हैं और अमर सिंह जी हमारे साथ हैं। अमर सिंह जी, मन में तो बहुत सारी आपकी कष्ट हैं, बहुत सारी पीड़ाएं हैं। इस बीच में आपने वोट भी डाला है। किसको आशीर्वाद, क्या मन में भावना थी जिस समय वोट डाला? मैंने अपने नई भारत का एक नागरिक होने के कारण, जो भारत के नागरिक के पास सबसे मजबूत हथियार होता है सत्ता में आमूल चूल परिवर्तन करने का, उस हथियार का छोटा सा प्रयोग किया है। कोई शक और क्या प्रयोग किया है मैं आपको पूछने का अधिकार नहीं,
और मुझे बताने की जरूरत। लेकिन आप हमेशा सबसे करीबी रहे हैं मुलायम सिंह जी के, मुलायम सिंह जी के सबसे करीबी रहे हैं, सबसे करीबी माने जाते हैं। अभी दूरी बनी है तो क्या आपको लगता है कि आप थोड़े से हृदय में दर्द है, दुख है? मुलायम सिंह जी से मेरी कोई दूरी नहीं बनी है। मुलायम सिंह जी से मिलने के बाद अगर मुलायम सिंह जी को बयान देते हैं तो उनका परिवार ये कहता है कि खलनायक अमर सिंह ने उनके दिमाग में दुर्गुण भर दिए हैं, और अगर नहीं मिलेंगे तो आप लोग कहेंगे कि देखिए उनके बुरे वक्त में अमर सिंह भाग गए। तो मेरी गति इधर कुआं उधर खाई की है। तो मैं तो ये कहता हूं कि मुलायम सिंह जी से मैं हरदम मिलूंगा, लेकिन आइंदा जब मुलायम सिंह जी हमसे मिले तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछ के मिले, और राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह और हमारी जब भेंट हो तो अपने खास सहयोगी अभिषेक मिश्रा को भी साथ में रखें, ताकि कोई टाइपराइटर ले आने का आरोप न लगा दें, कोई षड्यंत्र का आरोप नहीं लगा दें। जब अखिलेश इतने बड़े छोटे बच्चे थे तब से मैं मुलायम सिंह से मिल रहा हूँ। मुझे अब नहीं लगता, पता नहीं था कि एक दिन मुलायम सिंह से मिलना जो है सिर्फ वार्ता करना। जिस घटना का आरोप दे रहे हैं 4 घंटे तक बैठा था, हमारे पोस्टरों पर पेशाब किया गया है, उनके लोगों ने हमें माँ बहन की गालियाँ दी हैं। तो ये भारत की संस्कृति नहीं है कि बड़ों का अपमान करना। इतना मैं कहना चाहता हूँ। इस भारत में राम की पूजा इसलिए होती है कि राज तिलक की जगह वो जंगल चले गए, वनवास चले गए। श्रवण कुमार की पूजा इसलिए होती है कि वो अपने वृद्ध माता पिता को कांवड़ पर लेकर के उन तीर्थयात्रा करवाया। भीष्म पितामह को इसलिए याद किया जाता है कि पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने आजन्म विवाह नहीं करने का वचन दिया था। यह उत्तर प्रदेश है, संस्कारों का प्रदेश है। इस प्रदेश में बड़े बुजुर्गों की बेइज्जती करके आप पनप नहीं सकते। तो क्या आप मानते हैं कि अमर सिंह को बनवास दिया है अखिलेश ने? और अब पंकज सिंह। शर्मा जो कि इलाके के सांसद है, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सीट को निकालने के लिए। पहले मैं पंकज को आता हूँ, कितना कॉन्फिडेंस है क्योंकि पहला मैदान है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंकज सिंह जो नोएडा से बीजेपी के उम्मीदवार है। पंकज जी, पहले तो आप पहली बार चुनाव में उतरे, बहुत सालों से लोगों को उम्मीद थी कि आप चुनाव में उतरेंगे, लेकिन इस बार आपको पार्टी ने टिकट दिया है। ये टिकट जो है आपको काट के दिया गया है। विमला बाथम यहाँ से सिटिंग विधायक थी, उनका टिकट काटा गया है। क्या आपको लगता है कि इस सीट से आपकी जीत की जो दावेदारी है वो बहुत मजबूत है? सेफेस्ट सीट माना जाता है नोएडा को बीजेपी। मैं यहाँ पर अपने सभी वरिष्ठ नेताओं का, आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, बिमला जी, नागर जी, सभी लोग और हमारे जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, मैं उन सब लोगों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और उन्हीं लोगों के भरोसे मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर हम सब लोगों के परिणाम जो आएंगे चुनाव के वो अच्छे होंगे, और यहाँ के लोगों का भी, रेजिडेंट्स का भी खूब सहयोग और प्यार और आशीर्वाद मुझे मिला है। नोटबंदी एक बहुत बड़ा इशू है, इसका असर, क्योंकि नोएडा जो है यहाँ पे छोटे व्यापारी भी हैं, उद्योग धंधे भी बहुत हैं, क्या इसका असर माना जाए कि यहाँ पे पड़ेगा? मैं समझता हूं कि नोटबंदी को हम लोग क्यों चुनावी हार जीत और फायदे और नुकसान से जोड़कर देखते हैं। मुझे लगता है कि नोटबंदी को लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया है, हाथों हाथ लिया है, क्योंकि लोग ये चाहते थे कि अब सरकार ऐसी देश में होनी चाहिए जो भ्रष्टाचार को एकदम पूरी तरीके से जड़ से समाप्त कर दे। वक्त 10 बजे का निर्धारित है ताज होटल में, लेकिन 10:18 हो चले हैं। इंतजार हम भी कर रहे हैं कि जैसे ही वहां पर राहुल गांधी और अखिलेश पहुंचे। ये ताज होटल है, 5 सितारा होटल लखनऊ का, बड़ा शानदार होटल है, लेकिन सियासत भी 5 सितारा होटल से आगे बढ़ेगी, इंतजार करना होगा इसका। ये सवाल कौन पत्रकार करता है वहां पर। और अब से कुछ मिनटों के बाद जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश कॉमनवेल्थ प्रोग्राम जो 10 कदम का जिक्र हो रहा है वो किस रूप होगा। लेकिन संजय जी, एक सवाल यहां पर, चूंकि प्रधानमंत्री की आज रैली है 3 जगहों पर, जिसका जिक्र हम लोग लगातार करते रहे कि एक तरफ पोलिंग हो रही होती है, दूसरी तरफ रैली हो रही होती है। एक तरफ पोलिंग हो रही है, दूसरी तरफ बताएंगे आज कॉमनवेल्थ प्रोग्राम बताएंगे। ये जो हम लोग टेक्नोलॉजी के युग में है, हर कोई जानेगा, समझेगा, बूझेगा, तो ये तो एक लिहाज से वोटिंग के बीच में चुनावी प्रचार है। बिल्कुल, चुनाव सुधारों की आजकल बड़ी चर्चा हो रही है। हर दूसरे सप्ताह, हर दूसरे महीने एक चुनाव सुधार की बात आ जाती है। कंपलसरी वोटिंग हो, चुनाव एक साथ हो, लेकिन ये जो एक मामूली सा सुधार है जिस पे इलेक्शन कमीशन आराम से रोक लगा सकती है। एक क्षेत्र में एक दिन वोट पड़ रहे हैं और दूसरे इलाके में प्रधानमंत्री का भाषण हो रहा है, एक इलाके में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जिसका वोटरों पर असर पड़ता है। इस पर पड़ता है क्या असर? बिल्कुल, मुझे लगता है कुछ ना कुछ कहीं असर तो जरूर पड़ता है। मैं इनकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। बिजनौर का सदुपयोग परसों प्रधानमंत्री ने किया ना, तो ये तो सदुपयोग, उनको मौका था, उन्हें करना उनका कोई गलत नहीं था, लेकिन होता है। पर मैं यहाँ दूसरी बात कहूँगा। आज एमएलसी के रिजल्ट आए हैं, स्नातक उसके और शिक्षक निर्वाचन के, उसमें कुछ में बीजेपी भी जीती है। अब
क्या 11 मार्च तक इनको भी वो रोक के रखते? इतने बड़े देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहेंगे। सोशल मीडिया का टाइम है, जिसको अपनी बात पहुंचानी है वो कई तरीके से पहुंचाता है। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा उदार होना चाहिए इसमें, कि जो बोल रहा है उसे बोलने दीजिए। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना है इस देश में, मस्ट कर दीजिए, उस दिन जरूर बोलिए आप लोग। लेकिन मेरा ये कहना है कि तब निर्वाचन आयोग को, अगर मैं शशि जी की बात को आगे बढ़ाऊं, किसी चीज पे रोक नहीं निर्वाचन लगानी आयोग चाहिए। को यह कहना चाहिए कि जिस दिन मतदान हो रहा है उस दिन भी आप प्रचार कीजिए। हाँ, पाखंड से मुक्ति पाखंड से मुक्ति हो जाए।